हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अदिति को क्या जवाब दूंगा। ऋतिक शोभित की बात सुनकर बोला, इसमें जवाब देने वाली कौन सी बात है? तुमने मारा है क्या उन्हें? शोभित ऋतिक की बात पर बोला, तुम्हें नहीं पता, अदिति बहुत इनोसेंट है, उसका दिल बहुत साफ है। जब उसे पता चला था कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो रो रो कर पागल हो गई थी और उसकी मॉम पता नहीं मैं उसे कैसे संभालूंगा। राजीव शोभित की बात सुनकर बोला, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम अदिति को मत बताओ, क्योंकि उसका हक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये। डेविड उन लोगों की तरफ आते हुए बोला, मर्डर है। इंस्पेक्टर पांडे डेविड की बात पर बोले, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर सकते हैं मिस्टर खुराना? डेविड इंस्पेक्टर की बात पर बोला, पांडे जी, चिंगम चबाइए, निकालने की कोशिश मत कीजिए, वरना फेफड़े लीवर में टक गया ना तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। राजीव उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए डेविड से बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये मर्डर है? जिसे सुनकर डेविड अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या ये कि एक मर्डर है, या तुम सोचते हो कि उन्होंने सुसाइड किया है? राजीव अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मैंने पूछा तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि ये एक मर्डर है? डेविड राजीव की बात पर अपने पॉकेट से एक पॉलिथीन निकालता है जिसके अंदर नाखून थे। डेविड उस नाखून के टुकड़े को राजीव के सामने रखते हुए बोला, देखो, इस नाखून में मांस के साथ खून लगा हुआ है, मतलब किसी ने उसे धक्का दिया है और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसके हाथ में अपनी नाखून की सारी जोर दे दिया है। शोभित एक नज़र उन नाखूनों को देखने के बाद डेविड की तरफ देखते हुए बोला, मुझे सुबह होने से पहले तक पूरी इन्वेस्टिगेशन क्लियर चाहिए। डेविड शोभित की बात सुनकर बोला, इन्वेस्टिगेशन करना हलवा नहीं है, ऊपर से टेरेस पर सीसीटीवी भी नहीं लगा है। जिस पर शोभित कुछ पल शांत रहकर बोला, मुझे किसी पर डाउट है। अचानक विकल्प बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश होता हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और राघव जल्दी से विकल्प को संभालते हुए कहता है, क्या इसने पी रखी है? शोभित विकल्प को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, इस लड़के को ब्लड फोबिया है और यहाँ पर आकर साथ लाश को देखे जा रहा है, इसलिए कह रहा था कि जाए यहाँ से। ऋतिक शोभित की बात को इग्नोर कर विकल्प के पास जाता और उसके पल्स को चेक करने लगता है। शोभित ऋतिक के रिएक्शन पर बोला, क्या हो गया, तुम इस तरीके से डॉक्टर क्यों बन रहे हो? ऋतिक की नज़र अचानक विकल्प के गले के पास लगी एक छोटी सी सुई पड़ जाती है। ऋतिक उसे अपने पॉकेट से रुमाल से निकाल कर उस सुई को उसके गले से निकालता है तो देखता है उसके कलर हल्के नीले थे। ऋतिक आसपास देखने लगता है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अचानक ऋतिक की नज़र उस भीड़ में एक काले रंग के शर्ट पैंट और मास्क के साथ टोपी पहने आदमी पर जाती है, जो कि वहाँ से जा रहा था। जिसे देख ऋतिक अपनी गन निकालते हुए तेज आवाज़ में बोला, तुम जो कोई भी हो, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ऋतिक की आवाज़ पर वो आदमी एक बार पलट कर उसे देखने के बाद दौड़ते हुए वहाँ से भागने लगता है। ऋतिक उसके पीछे भागता है और डेविड भी अपनी गन निकालते हुए उसके पीछे चला जाता है। राजीव शोभित की तरफ देखते हुए जल्दी से बोला, हमें विकल्प को लेकर हॉस्पिटल चलना होगा, ये बेहोश नहीं हुआ है, किसी ने पॉइजन दिया है। राजीव की बात पर शोभित जल्दी से विकल्प को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागता और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर ऋतिक उस आदमी का पीछे से शूट करते हुए गुस्से से बोला, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ वरना अभी जान से जाओगे। लेकिन ऋतिक के निशाने पर वो आदमी हर बार झुक जाता या फिर बच जाता, जिस कारण उसे अभी तक कोई गोली नहीं लेता। अचानक एक टर्निंग पर कोई उसके मुंह पर बहुत जोर से लात मारता है, जिससे वो आदमी पीठ के बल अपने मुंह को संभालते हुए दर्द में कराहते हुए जमीन पर लेट जाता है। ऋतिक और डेविड भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऋतिक उसके पेट पर एक जोरदार लात मारकर गन उसके माथे पर पॉइंट करते हुए, तुमने उसे क्या दिया है? वो आदमी अपने पेट और मुंह के संभालते हुए दर्द में कराह कर दूसरी लैंग्वेज में बोला, मैं नहीं बताऊंगा। ऋतिक की आंखें छोटी हो जाती है। वही डेविड उस लैंग्वेज पर बोला, ये फारसी बोल रहा है, इसका मतलब ये इंडिया से नहीं है बल्कि बाहर से। जिस शख्स ने उसके मुंह पर लात मारा था वो नीचे झुककर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते उसके नकाब और टोपी को निकाल कर फेंक देता है। उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारते हुए फारसी में कहता है, तुझे मरना है क्या? बोल, किसके कहने पर तूने इसे पॉइजन दिया? उसके मारने पर नीचे गिरा शख्स और बुरी तरीके से दर्द से कराहने लगता है, जिस पर डेविड उस शख्स को देखते हुए, तुम कौन हो? डेविड के बाद पर उस शख्स अपने गुलाबी आंखों से डेविड को देखते हुए, जो कोई भी हो, तुम लोगों का बुरा तो नहीं चाहती। ऋतिक अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस शख्स के टोपी को निकाल कर फेंक देता है, जिसके बाल उसके कंधे पर बिखर जाते हैं। डेविड एक लड़की को अपने सामने देखकर आंखें बड़ी करते हुए, तुम इंडियन ही हो ना, या फिर
ऋतिक बिना किसी भाव के डेविड को बात में बीच में काट कर उस लड़की से बोला, वर्षा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वर्षा ऋतिक की बात सुनकर बोले, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। मैंने जब से तुम्हारा टीम छोड़ा है तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। ऋतिक वर्षा के बाद पर उसके गाल को कस कर पकड़ते हुए बोला, ये मत सोचना कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, इसलिए जो पूछ रहा हूँ सीधा सीधा जवाब दो। तुम सारंग फैमिली की हेल्प क्यों कर रही हो? वर्षा ऋतिक के ताकने पर लात मार उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, स्टे अवे फॉर मी मिस्टर खन्ना। और जहाँ तक बात है सारंग फैमिली की तो डोंट केयर, मैं बस उस लड़के को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। डेविड वर्षा की बात सुनकर बोला, तुम विकल्प को प्रोटेक्ट कर रही हो? क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद है? वर्षा डेविड को एक नज़र देखकर इग्नोर करते हुए फिर से उस आदमी को कॉलर को कसकर पकड़कर उसे उठाकर बोली, बोलेगा, जुबान खोलेगा? वो आदमी वर्षा की तरफ डरी हुई नज़रों से देखते हुए, मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे और फ़ोटो भेजा गया था और हमारे ग्रुप के सभी लोगों को उस आदमी का फ़ोटो भेजा गया है, तो एक न एक दिन मर जाएगा। वर्षा अपनी गन निकाल कर उसके माथे पर रखते हुए बोली, फिलहाल के लिए तू गोली खाकर मर। इतना कहकर उसके माथे पर गोली चला देती है। डेविड आंखें बड़ी बड़ी करके वर्षा को देखते हुए, ये तुमने क्या किया? हम उसके जरिए पता लगा सकते थे कि किसके कहने पर विकल्प को पॉइजन दिया है। वर्षा पूरे बॉडी को छूते उसके पॉकेट को चेक करती है तो उसके फ़ोन, वॉलेट और एक बिजनेस कार्ड के साथ एक छोटी सी शीशी में जिसके अंदर एक बहुत सारी पॉइजन से भरी हुई थी। वर्षा उस शीशी को अपने आंखों के सामने लाकर ध्यान से देखते हुए ऋतिक की तरफ फेंक कर बोली, इसका एंटीडोट बनवाने के लिए कहो, एंड आई एम श्योर सुबह तक तुमसे ये काम हो जाएगा। इतना कहकर वर्षा आगे की तरफ चली जाती है। डेविड कन्फ्यूजन में उस जाता हुआ देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो कैसे? और शट अप, स्टॉप डिस्टर्बिंग। ऋतिक ने डेविड के बात को बीच में काट कर सीसी को देखते हुए कहा। डेविड ऋतिक की बात पर उसके हाथ से सीसी को ले लेता है और एक नज़र लाश को लात मारते हुए ऋतिक से कहता है, हमें निकलना चाहिए। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर पांडे आ जाता है और डेविड की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ दिन पहले ट्रैफिक सिग्नल के पास पर इन पर ही हमला हुआ था, लेकिन गलती से ट्रैफिक पुलिस को लग गया था। डेविड इंस्पेक्टर की बात पर उस लाश की तरफ इशारा करते हुए बोला, पहले इस कचरे को साफ करो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर डेविड और ऋतिक वहाँ से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। अब आगे सुबह का वक्त सारंग विला में अदिति शोभित के सीने से लगी रोई जा रही थी। तभी बाहर कार आकर रुकती है जिसे शैलेंद्र अवस्थी बाहर आता और अंदर चला जाता है। शैलेंद्र अवस्थी को वहां देखकर शोभित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अदिति को संभालने लगता है। शैलेंद्र निधि जी के लाश को देखते हुए वहीं बाकी लोगों के बीच में बैठ जाते हैं और अदिति की तरफ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए वह उठकर उसके पास जाओ उसे समझाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ अदिति, किसी की ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होती। अदिति अपनी भीगी आंखों से शैलेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन उस मौत को गले न लगाना तो हमारे हाथ में होता है ना, और जिसने भी मेरी मम्मा के साथ ये किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शैलेंद्र अदिति को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शोभित अदिति को और कसकर गले लगा लेता है, जिसे देखते हुए शैलेंद्र की मुठ्ठियाँ आपस में कस जाते हैं और वो चुपचाप पीछे हो जाते हैं। विप्लो को रोते हुए इधर उधर देख शोभित से बोला, विक्की भैया कहाँ है? रचना विप्लो का साथ देते हुए शोभित से बोली, विप्लो सही कह रहा है, विकी कहाँ है? कल रात को तुम्हारे पीछे निकला था शोभित रचना के सवाल पर थोड़ा सा घबरा जाता है, जिसे देखते हुए शैलेंद्र हल्का सा कटाक्ष करते हुए कहते हैं, शायद बताना नहीं चाहता। शोभित गुस्से में शैलेंद्र को घूरने लगता है तो मृत्युंजय अंदर रहते हुए कहता है, विकी को मैंने कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया है, दिवाली से पहले तक आ जाएगा। मृत्युंजय का झूठ बोलने पर शैलेंद्र जी रविंद्रनाथ जी और पीताम्बर उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर मृत्युंजय उन्हें इग्नोर कर अदिति के पास आकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, अदिति। मृत्युंजय की आवाज़ पर अदिति उसके सीने से लग रोते हुए बोली, भैया मम्मा क्यों चली गई? मैं तो उन्हें परेशान भी नहीं करती। मृत्युंजय अदिति के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, अदिति मैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अच्छा होगा कि वो जो चाहती थी तुम वही करो, एक अच्छा मुकाम तय करो, हमेशा शोभित के साथ खुश रहो और इसी में उनकी खुशी है। अदिति नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं तो उनके साथ खुश हूँ ना, और मैंने कल ही स्टेट लेवल को पार किया है, तो मम्मा ऐसे मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मृत्युंजय अदिति के आंसू को साफ करते हुए बोला, ताकि तुम और बड़ा मुकाम तय करो, अब रोना बंद करो। हमें किसी को रोते हुए विदाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना होता है।
मृत्युंजय की बात पर अदिति सुबकने लगती है, जिस पर मृत्युंजय शोभित को अदिति को संभालने का इशारा कर खड़ा हो जाता है। मृत्युंजय खड़ा हो शैलेंद्र से धीरे से बोला, यू नो व्हाट, एक बार अगर सबूत मिल गया ना कि तुम भी इसमें शामिल हो, फाड़ दूंगा तुम्हें, ताकि दोबारा तुम्हारी ये भद्दी शक्ल देखनी ना पड़े। इतना कहकर मृत्युंजय एक वार्निंग लुक के साथ शैलेंद्र को देखते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शैलेंद्र जाते हुए मृत्युंजय को देख अपनी मुट्ठी मजबूती से कस लेते और निधि जी की लाश को देखते हुए धीरे से कहता, बहुत जिद्दी हो तुम निधि, इसलिए देखा जिद्दीपन का कितना बुरा नतीजा होता है। ये कहते हुए शैलेंद्र के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो तुरंत अपने चेहरों को नॉर्मल कर लेते हैं। इधर मृत्युंजय जब कमरे में आता है तो देखता है महक इधर उधर घूम रहे थे। मृत्युंजय महक के पास आकर उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, तुम घूम क्यों रही हो? तुम्हारे कारण मेरे बच्चे को भी चक्कर आ जाएगा। महक मृत्युंजय की आवाज़ पर जल्दी से पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अदिति की माँ के साथ ये सब किसने किया और मुझे चाची नीचे आने क्यों नहीं दे रही? मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़ कर बोला, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए और इन्विटेशन चल रही है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, तुम पैनिक होना बंद करो। महक अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मुझे नीचे जाना है प्लीज़। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, किसी चीज़ के लिए मना किया जाए तो वो तुम्हारी भलाई के लिए होता है महक, इसलिए तुम नहीं जाओगे। महक मृत्युंजय के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, वैशाली अमृत भैया कहाँ हैं? वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? और आपने कहा कि आप हॉस्पिटल में थे, क्यों? मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर महक से बोला, अमृत और वैशाली आते होंगे, विकल्प हॉस्पिटल में एडमिट है। महक अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या हुआ विक्की भैया को? अमृत महक के हाथ को पकड़ उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को धीरे धीरे दबाते हुए बोले, पैनिक होना बंद करो, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल में है। मैं कन्फ्यूजन में मृत्युंजय को देखते हुए, आप झूठ बोल रहे हो ना? मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। महक अपने हाथ को छुड़ा मृत्युंजय के चेहरे को पकड़ बोले, आप झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि आप नजरें चुरा रहे हो। क्या हुआ है विक्की भैया को? मृत्युंजय महक की आंखों में देखते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। महक मृत्युंजय के चेहरे को छोड़कर बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। अगर उन्हें मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, चुप रहो महक, आई एम ऑलरेडी वरीड, डोंट ब्रोदर मी एनी मोर। दिवाली आने से पहले तक मैं तुम्हें अवस्थी हाउस भेज रहा हूँ, तुम वहीं रहोगे। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, मैं क्यों जाऊं? आप हर बार मुझे वहां क्यों भेजते हो? मैं नहीं जाऊंगी। ये सुन मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, पहले तुम्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, अब जाने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना। महक ने सपाट लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला लेता हूँ तो वो गलत नहीं होता, लेकिन आप हमेशा सही फैसला भी नहीं लेते। मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना। महक ने जिद करते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैं कह रहा हूँ ना, तुम अवस्थी हाउस जा रही हो और मुझे और कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। इतना कहकर मृत्युंजय क्लोजेट की तरफ गुस्से में चला जाता है। महक की नम आंखों से आंसू बह जाता और वो गुस्से में मृत्युंजय के पीछे क्लोजेट में आते हुए सूटकेस निकालने लगती। मृत्युंजय महक के हर मूवमेंट को अपनी तिरछी नज़र से देखते हुए अपने कपड़े निकाल रहा था। कुर्सी पर चढ़कर सूटकेस कवर्ड के ऊपर से निकालने लगती है, लेकिन उसे निकल नहीं रहा, जिसे इरिटेट होकर महक रोते हुए, अब तुझे भी क्या दिक्कत जा रही है? मेरे पति मुझे घर से निकाल रहे हैं और तू निकालने को तैयार नहीं है। मृत्युंजय महक को कमर से पकड़कर गुड़िया की तरह उठाकर नीचे खड़ा कर देता है और सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, छुटकी, तुम्हें कौन सा सूटकेस चाहिए? महक मृत्युंजय को घूरने के बाद कबर्ड को खोलकर उसमें से बैग निकालकर अपनी साड़ियाँ उसमें डालने लगती है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा हूँ। महक मृत्युंजय के हाथ को झटकते हुए, हाँ तो अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, रहो घर में, आपको तो कांटे चुभते हैं ना, मैं रहती हूँ तो। जिस पर मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, महक नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय गहरी सांस लेकर कहता है, यार इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, कुछ भी बताओ तुम्हारा गंगा जमुना बहना शुरू हो जाता है। जिस पर महक अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तो मैं जा रही हूँ ना, अब आपको नहीं देखना पड़ेगा मेरा गंगा
गंगा जमुना। मृत्युंजय महक को अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं खुद से तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें रखना पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए नाराज़गी छोड़ो। महक मृत्युंजय के शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोली, आप हमेशा मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, मुझे कुछ नहीं बताते। मृत्युंजय महक के पीठ को थपथपाते हुए बोला, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन असली बात नहीं बताता। महक सिर उठाकर मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, वही तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहते हो। मृत्युंजय महक के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ और तुम्हें नीचे जाना था ना, चलो। इतना कहकर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर उसे नीचे ले आता है। महक कॉरिडोर में पहुँचते तो उसकी नज़र नीचे लगी भीड़ पर जाती और सीधा लाश की तरफ देखती है तो उसके पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ जाती है। महक की आंखों में बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं, जिसे देख कर मृत्युंजय कहता है, कमरे में जाओ। महक मृत्युंजय से हाथ छुड़ाकर कमरे की तरफ भाग जाती है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर नीचे आता है और शोभित की तरफ देखते हुए कहता है, अंतिम संस्कार का वक्त हो गया है। आदित्य मृत्युंजय की बात सुनकर शोभित को पकड़ते हुए, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी मम्मा को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मृत्युंजय रचना की तरफ देखते हुए बोला, चाची अदिति को संभालिए। रचना मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला अदिति को पकड़ते हुए बोली, अदिति शांत हो जाओ। अदिति रचना की तरफ देख रोते हुए बोली, माँ मेरी मम्मा। रचना अदिति को गले लगाते हुए बोली, मैं हूँ ना, रोना बंद करो। इतना कहकर रचना मृत्युंजय और शोभित को कंधा देने का इशारा करती है, जिसमें मृत्युंजय और शोभित अपना सिर हिलाकर लाश को वहाँ से सब लोगों के साथ ले जाते हैं। अदिति को संभालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर रिया मीरा सब थी, इसलिए उसे संभाल कर कमरे की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।